हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमें क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सी टेट की ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि इसमें 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है। और ये जो 30 प्रश्न है एनसीईआरटी बेस्ड है और परीक्षा में 100% फंसने वाले यही प्रश्न है। तो बिल्कुल देरी न करते हुए चलिए मेरे साथ लाइव स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? बताइए, क्या अरावली पर्वत है, खासी हिल है, हिमालय है, इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक हो जाएगा, हिमालय है। भारत की बात करें, भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जबकि विश्व की बात करें दोस्तों, विश्व में कुल हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? 35 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, और एक है आपका सुंडालैंड। हॉटस्पॉट जो शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दिया था। विश्व में कुल हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? 35 है दोस्तों। और भारत का सबसे नवीनतम हॉटस्पॉट कौन सा है? सुंडालैंड है। भारत का हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बल रहा है, यानी बल दे रहा है, उन्हें बता रहा है, क्योंकि वे क्या हैं? दोनों का, बात करते हैं ऑप्शन की, दोनों का संबंध जल संरक्षण से है। बताइए, दोनों का संबंध महिला सशक्तिकरण से है, दोनों का संबंध पर्यावरणीय मुद्दे से है, दोनों ने चिपको आंदोलन में भाग दिया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या होगा? तो आपको बता दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। ये दोनों का संबंध किससे है? पर्यावरणीय मुद्दे से है। एक ने क्या किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लिया था, और दूसरे ने पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए इस आंदोलन को चलाया था। बात करें मेधा पाटेकर की, इसका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, यानी नर्मदा नदी पर क्या बांध बनाने को रोकने के लिए, बांध बन रहा था, इसको रोकने के लिए। नर्मदा देवी बिश्नोई का संबंध पर्यावरणीय बचाने के लिए, यानी पेड़ों को ना काटने का अभियान इन्होंने चलाया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इसमें बोला गया है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन किसे रोकता है? बताइए सबसे पहले किसे रोकता है? क्या कागज के थैले को रोकता है, प्लास्टिक के थैले को रोकता है, नायलॉन के थैले को, या चमड़े के थैले को? बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक हो जाएगा, प्लास्टिक के थैले को रोकता है, यानी पॉलिथीन को बैन करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पौधे और जंतुओं के संकटग्रस्त प्रजाति को प्रदर्शित करने के लिए आईयूसीएन की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। ये क्या करता है? श्वेत डाटा बुक है, रेड डाटा बुक है, नील डाटा बुक है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक हो जाएगा, रेड डाटा बुक। इसमें क्या है? जो जीव जंतु विलुप्त होने वाले हैं या विलुप्त होने की कगार पर है या विलुप्त हो चुके हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको अभी मैंने आपको बताई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होती है। रेड डाटा बुक जो है 1964 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, कौन सी गैस निकलती है ये आप कमेंट करके बताइए। वाहन से कौन सी गैस निकलती है? जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस, या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए लकड़ी भी जलेगी तो भी वो धुआं करेगी, चारकोल से गैस निकलेगी
तो वो भी प्रदूषण करेगी। वायु प्रदूषण, धुआं तो है ही है, वाहनों से जो गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी क्या करती है, प्रदूषण करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये तीनों ही वायु प्रदूषण के उदाहरण है, इसलिए तीन तो लगा नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है गिर राष्ट्रीय पार्क। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए, राजस्थान में स्थित है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? कमेंट करिएगा, बताइए। जब तक आपको महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं, महाराष्ट्र में क्या है, बर्ली चित्रकारी है। बर्ली जो चित्रकारी है कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। गुजरात में कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और राजस्थान में क्या है, केवलादेव। क्या है, केवलादेव। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। गुजरात का क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। 1964 में किसकी स्थापना की गई थी, रेड डाटा बुक की गई थी। और 1965 में किसकी की गई थी, गिर राष्ट्रीय उद्यान की गई थी। यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग के गैंडे के संरक्षण के लिए ये कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। असम में कहाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1908 में हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले उपले यानी कंडे का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। गांव में आपने देखा होगा ज्यादातर लोग गैस पे खाना नहीं बनाते, सिर्फ क्या चूल्हे पर खाना बनाते हैं। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था है, ऐसा तो है नहीं है। ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर उसके श्वास नली में, जो उसकी श्वसन नली है उसमें जमा हो गई है। जलते हुए ईंधन से उत्पन्न काला धुआं उसके श्वसन नली में जमा हो गया है। जलते हुए ईंधन के धुआं से एलर्जी हो गई है, बताइए क्या होगा। देखिए इसमें ज्यादातर ऑप्शन ये दोनों सेम है, तो इसलिए इन दोनों को तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भाई जब धुआं किसी चीज को हम जलाते हैं तो उससे धुआं होता है, तो हमारी श्वास नली में क्या हो जाती है, वो जम जाता है। ये तो करेक्ट बात है, बट इससे भी बेटर ऑप्शन देखते हैं। एलर्जी तो हो ही जाएगी, ये भी ठीक है। ये ऑप्शन वो चुनना है जिसमें ये दोनों भी शामिल हो, ये पहला वाला तो हो ही नहीं सकता। ईंधन के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए चाहे श्वसन नली में धुआं जमा हो जाएगा वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, एलर्जी हो जाएगी वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड की हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कीट का समूह, यानी ऐसे हमें कीट का समूह बताना है जो किसमें समूह में रहता है और उन सभी की विशिष्ट भूमिका बटी हुई है। बताइए ये जो भूमिका बटी हुई है, बताइए, आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले समूह में मकड़ी तो रहती नहीं है। कौन कौन रहता है मैं आपको बता दूं, मधुमक्खी रहती है, चींटियां रहती है, दीमक रहती है, ततैया और बर्र, ये 4 रहती हैं। तो मकड़ी को काट दो, जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो पहले में मकड़ी है, तीसरे में मकड़ी है और चौथे में भी मकड़ी है, तो ये 3 ऑप्शन कट गए। ऑप्शन कौन सा बचा है, बी बचा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और साथ में शेयर जरूर करें। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है, यानी जो कांसा है वो 2 धातुओं से मिलकर बना है, ये बताना है। ये कौन सी 2 धातुएं हैं, बताइए। क्या तांबा या टिन है, लोहा तांबा है, एल्यूमिनियम या किन नहीं होगा, यहाँ टिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टिन है, तांबा और जस्ता है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। मैं आपको बता दूं, जो तांबा होता है इसका Cu होता है, Cu तांबा, ठीक है। टिन का क्या होता है, टिन का लोहा का क्या होता है, Fe क्या है, लोहा है। टिन का Sn, और जस्ता का क्या हो जाएगा, Zn।
ये क्या होता है, जस्ते के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये दो धातुओं से मिलकर बनती है, एक तांबा और टिन से मिलकर बनती है, कौन सी, कांसा धातु। बात करते हैं, बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान कहाँ है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में, बिहार में, बताइए। सबसे पहले बात करते हैं, बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग के लिए, कौन सी, मधुबनी पेंटिंग के लिए। राजस्थान केवला देव के लिए। उड़ीसा ओडिसी इसका शास्त्रीय नृत्य है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र क्या है, बरली के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्यों बातचीत कर रहा है, विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम को पूरा कराएंगी, ऐसा तो है ही नहीं है। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं, ये कौन सी बात हुई, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान की रचना का आधार है, ये एकदम करेक्ट है। वह अपना स्वयं समय बिताना चाहता है, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्या है, गलत है, सॉरी ठीक है, सही है, करेक्ट वाला चुनना है। क्या बिहू है, असम का जो नृत्य है वो क्या है, बिहू है। उड़ीसा का भारतनाट्यम है, तमिलनाडु का लावड़ी है, और कर्नाटक का कथक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कर्नाटक का क्या होता है, यक्षगान है, कौन सा है, यक्षगान है। बात करते हैं भारतनाट्यम की, ये आपका तमिलनाडु का है। और बात करते हैं लावड़ी का, तमिलनाडु का ये हो गया। लावड़ी का कहां का है, पूना का है, पूना यानी महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, और ये गलत हो जाएगा आपका, बी सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं इसमें, बिहू असम का लोक नृत्य है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, एक और है पोंगल, क्या है, पोंगल, पोंगल और है। लावड़ी पूना यानी महाराष्ट्र का है, कथक उत्तर भारत का है, उड़ीसा ओडिसी का है, यक्षगान कर्नाटक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। इसमें आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब हमें करेक्ट वाला चुनना है। तो इसमें कहा गया है, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, ये तो सही बात है, उपयोगी है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, भाई चार्ट और जो ग्राफ है वो एक दृश्य सामग्री है, लेकिन वो बोल नहीं सकती, तो श्रव्य कहां से हो जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चार्ट का उपयोग केवल दिख गया, गलत हो गया। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग नहीं है, अरे भाई प्रयोग है, ये तो गलत हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों। प्राथमिक सामाजिकरण है, बताइए क्या है, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ये तो ठीक ठाक है। किशोर अवस्था में सीखना, भाई प्राथमिक का मतलब क्या होता है, प्राथमिक का मतलब होता है जो आपकी शैशव अवस्था है, बाल्यावस्था है, ये होता है, ना कि किशोर अवस्था। प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, भाई जब आप 1-2 साल के हो जाओगे तो समाज से क्या सीखोगे, ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षकों का अनुसरण करना नहीं कर पाओगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जा सकती हैं, बताइए एक्स किरणें द्वारा, गामा किरणें द्वारा, बीटा किरणें द्वारा, या अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों अल्ट्रावायलेट प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। बात करते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा, यानी यूवीसी सबसे क्या होती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य इनकी होती है, ये इनको हम परावैंगनी किरणें भी बोलते हैं, परावैंगनी किरणें, और ये हमें सूर्य से प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला गया कीट पक्षी पादप, पादप का मतलब क्या होता है, पौधा, पादप का मतलब क्या होता है, पौधा होता है दोस्तों। पौधा जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता यानी CO2 नहीं होता, नाइट्रोजन यानी N2 नहीं होता, सल्फर यानी H2 नहीं होता, और पोटेशियम यानी K2 नहीं होता। ये आपको बताना है क्या नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, जो कीट पक्षी पौधा होता है ये आपका, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को भी हम घटपर्णी पौधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घटपर्णी पौधा बोलते हैं।
और ये पौधा वहां उगता है जहां नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, वहां ये पौधा उगता है। ये आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैं आपको इसका ऑप्शन का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट है, नाइट्रोजन की कमी होती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। घटपर्णी पौधे को ही कीट बख्शी पौधा कहते हैं, ये भी सही बात है। यह नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर उगते हैं। इन पौधों की आकृति क्या होती है, घड़ेनुमा होती है, ये भी मैं बता चुका हूं। यह मैदानी इलाकों में क्या होते हैं, उगते हैं, ये भी करेक्ट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें आपसे बोला गया है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। टोटल ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों। इसकी खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप 4 कौन कौन से होते हैं? ये आपका ए होता है, एक आपका बी होता है, एक ए बी होता है और एक आपका ओ होता है। ये 4 क्या है, ब्लड ग्रुप है। तो बताइए किसने की थी? अलेक्जेंडर ने की थी, विलियम ने की थी, लैंडस्टीनर ने या पावलोव ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक हो जाएगा। किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है वैज्ञानिक और खोज, यानी वैज्ञानिक कौन कौन से वैज्ञानिक इन्होंने क्या क्या खोजा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें, इन्होंने क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज की थी। लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, इन्होंने बताया कि कुल कितने रक्त समूह होते हैं, 4 होते हैं। विलियम हार्वे ने क्या? रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। और पावलोव ने क्या? अधिगम के सिद्धांत दिए थे। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना होता है। क्या होता है? सीखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस समूह में स्थान दिया गया है? बताइए, पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी और चौथी, छठी और आठवीं, या तीसरी और पांचवी? यानी जो पर्यावरण अध्ययन है इसको आपको पढ़ाना चाहिए, कौन सी क्लास से पढ़ाना चाहिए? ये आपको तीसरी और पांचवी क्लास से पढ़ाना चाहिए, तीसरी से पांचवी तक। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपसे बोला गया है शालिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी का प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बताइए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोग होगी, ये आपको बताना है। बताइए कौन सी होगी? पहली विधि है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को दिखाना। ऐसा तो नहीं है। विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। विभिन्न जानवरों को चित्र श्यामपट्ट पर बनाना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर। चलिए पढ़ते हैं। जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म। फिल्म का मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में आपसे बोला गया है भिंडी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? क्या फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, या उपरोक्त सभी? बताइए क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले बात कर लें, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी भिंडी में फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी भी पाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में बोला गया है निम्नलिखित कथन में से कोई आपको सही कथन चुनना है। जिन जानवरों के बाहर कान होते हैं, यानी कान बाहर होंगे और शरीर के बाल भी होंगे, वो बच्चे देते हैं, ये एकदम करेक्ट है। जिन जानवरों के कान बाहर और शरीर पर बाल नहीं होते, यानी जैसे जानवर जिनके कान जो है वो बाहर नहीं हो और वो बाल भी नहीं हो, वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ये भी करेक्ट बात है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मनुष्य के कान बाहर है, उसकी बॉडी पे बाल भी पाए जाते हैं, इसलिए वो बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चा पैदा होता है। जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होंगे, जैसे मुर्गी, और उनके शरीर पे बाल भी नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होंगे, वह बच्चे दे। तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पहला और दूसरा सही है। तो अब आपको ये देखना है कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट किसमें सही है। तो इसमें भी तीसरा है, इसमें भी चौथा है, इसमें भी तीसरा है। पहला और दूसरा इसमें है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे बोला गया है प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल भराव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से
तरीके से किस प्रकार समझाएगी। बच्चों को जल संरक्षण लिखने के लिए नारे, ये तो हो ही नहीं सकता। जल संरक्षण के विषय पर लिखित परीक्षा, भाई कक्षा 4 के बच्चों को लिखित परीक्षा कराओगे आप। यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, ये एकदम करेक्ट है। जल संरक्षण के पोस्टर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। बताइए कौन कौन सा। देखिए पर्यावरण को समझा भी जाता है, प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सहयोग भी देना होता है, लेकिन न्याय और समानता है, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट है। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इसमें आपसे बोला गया है पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पिकनिक मनाना, मनोरंजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव या सरकारी योजना का निर्वाह करना। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी तो देखते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सरकारी योजना थोड़ी ना बना रहे हैं। पिकनिक मनाना ठीक है, पर पिकनिक मनाते हैं तो कहीं घूमने जब जाते हैं, भ्रमण करते हैं तो चीजों को सीखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तो ये तो होगा ही नहीं, मनोरंजन थोड़ी ना है। तो क्या हो जाएगा उपरोक्त, सॉरी क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, छात्रों की रटने की प्रवृत्ति को रोकना है, यानी जो छात्र क्वेश्चनों को रटते रहते हैं इनको रोकना है। तो बताइए इनमें से कैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जिससे क्या होगा रटने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाए। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव पूछे, लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट पूछे, निबंध दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग कोट प्रश्न पूछे, निबंधात्मक प्रश्न पूछे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इनको हम एमसीक्यूज बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होगा किसी चीज को रटते नहीं है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। इसमें बोला गया सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना, ये तो ठीक है। बच्चों का स्मरण शक्ति मजबूत, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों में एक दिशा में सोचने वाली तीव्रता योग्यता, ये भी गलत हो गया। 10वीं, ये अरे 10वीं की बात थोड़ी ना हो रही है, बात तो बच्चों की हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बोला है मौसम के दृष्टिकोण से उष्ण कटिबंधीय। मैं आपको बता दूं ये जो उष्ण लिखा है इसका मतलब ही क्या होता है, गर्मी होता है। तो जहां गर्मी की बात हो रही हो, अत्यधिक गर्मी की बात हो रही हो, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहना, ये तो ठीक है। ठंड वाला गलत हो गया, ये भी ठंडा है, ये भी ठंडा है, तुरंत पता चल गया एक ही ऑप्शन होगा क्या, गर्मी वाला। ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ अत्यधिक क्या होती है, वर्ष भर गर्मी रहती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। में बोला सूर्य नगरी, सूर्य नगरी किसे कहते हैं। जयपुर को कहते हैं, जैसलमेर को, बाड़मेर को या जोधपुर को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो जयपुर है ये आपकी पिंक सिटी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, ऊंटों की रेस होती है। यहाँ रेगिस्तान को क्या, रेगिस्तान में क्या होता है, इसको ऊंट का राज कैसे, और रेगिस्तान का राज किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक हो जाएगा। जोधपुर को क्या कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं। बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसमें कहा गया है राजस्थान का जोधपुर जो जिला है इसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर शहर की जो स्थापना 1459 में की गई थी, किसने की थी, राव जोधा ने की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एक पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। बताइए क्या उसका मुख्य उद्देश्य है, ये आपको बताना है। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वो चीजों को खोज के सीखे। एक तो एकदम करेक्ट है भाई, खोजेंगे नहीं, खोज विधि द्वारा ही तो बच्चे सीखते हैं। विषय पर आधारित अवधारणाओं को सीखने के लिए मदद करना शिक्षक काय को मदद करेगा। शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम याद, ये गलत हो गया, ये भी रटना गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। बताइए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CFC।
मिथाइल आइसोसाइनाइड भी ये है। बताइए इसका क्या होगा? CH3CNO, सॉरी ये गलत हो गया, क्या होगा? CH3NCO। ये क्या होता है? इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है। तो बताइए क्या होगा इसमें से, कौन सा आंसर होगा इसका? भोपाल गैस त्रासदी किसकी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की जान गई थी। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसमें आपसे बोला गया है मध्य प्रदेश जो है वो भोपाल की क्या है? भोपाल राजधानी किसकी है? मध्य प्रदेश की है। 2 और 3 दिसंबर सन 1984 में एक भयानक दुर्घटना हुई जिसे भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड एक नामक कंपनी थी। इसमें क्या हुआ था? एक जहरीली गैस के रिसाव के कारण लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग अपंग तथा अंधेपन का शिकार भी हो गए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।